5000 साल पुरानी एक ऐसी तहजीब जो आज भी जिंदा है और 2026 में नए राज खुल गए हैं जो पूरी दुनिया का इतिहास बदल देंगे। 5000 साल पुरानी तहजीब अब जिंदा हो गई है और 2026 के राज ने सब कुछ बदल दिया। 5000 साल से भी ज्यादा पहले जिंदगी बख्श दरियाए नील के किनारे इंसानी तारीख की सबसे अजीम तहजीब वजूद में आई। मिस्रियों ने अपनी इस जरखेज जमीन को कीमेट कहा, दरियाए नील का तोहफा। हर साल दरियाए नील अपने किनारों पर सैलाब लाता और पीछे जरखेज काला मिट्टी छोड़ जाता। ये इलाही चक्कर ही मिस्रियों को एक मुस्तहकम और ताकतवर मुआशरा बनाने का मौका देता था। जिंदगी उस दरियाए नील के गिर्द घूमती थी जिसे वो खुदा मानते थे। बुआई, नशोनुमा, फसल की कटाई, हर मौसम बका, शुक्रगुजारी और इलाही बरकत की कहानी सुनाता था। लामहदूद सहराओं के दरमियान एक लंबी सब्ज पट्टी की तरह फैला हुआ मिस्र फितरत की तरफ से महफूज था। दरमियान में नील, मशरिक में बहरे अहमर और चारों तरफ बेइंतहा रेत के पहाड़। तकरीबन 3100 क़िब्ल मसीह अजीम बादशाह नॉर्मर ने बालाई और ज़ीरी मिस्र को मुत्तहिद किया और पहला फ़िरौन बनकर एक ऐसा ख़ानदान कायम किया जो हज़ारों साल तक हुक्मरान रहा। ये तो सिर्फ आगाज़ था। एक शानदार तहजीब जाग रही थी जो अबदी अजायबात बनाएगी और इंसानी तारीख का रुख बदल देगी। परानी सल्तनत के ज़माए फ़िरौन जिंदा खुदा बन गए थे। दुनिया का पहला बड़ा पत्थर का मॉन्यूमेंट जोड़ा फ़िरौन जोड़सर के लिए बनाया गया सैकारा में खड़ा है। उम्होतप, तारीख के सबसे बड़े मेमार ने पहली बार बड़े पैमाने पर पत्थर से इमारत बनाने का तरीका ईजाद किया। उनकी जहानत ने मिस्र को अबदी यादगारों से नवाजा। 20,000 से ज्यादा हुनरमंद मजदूर गुलाम नहीं बल्कि मुअज़्ज़ज़ कारीगर खुलूस और तंजीम के साथ इन अबदी कब्रों को तामीर कर रहे थे। ये एहराम सिर्फ कब्रें नहीं थे, ये आसमान की तरफ सीढ़ियां थीं जो फ़िरौन को खुदाओं से मिलाने में मदद करती थीं। दीवारों पर नक्श करदा हीरोग्लिफ्स कहानियां सुनाते थे। ताकत, हिफाजत और आखिरत की सफ़र की सबसे अजीम अजायबात अभी आने वाले थे। गीज़ा का मैदान, जहां इंसानी जहानत की सबसे बड़ी तख्लीक़ात खड़ी होने वाली थीं। तकरीबन 2580 क़ब्ल मसीह फ़िरौन खुफू के लिए बनाया गया अजीम अहराम गीज़ा 3800 साल तक दुनिया की सबसे बुलंद इमारत रहा। ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा मुअज्जा है। दाखिला 2 मिलियन से ज़्यादा पत्थरों से बना है। हर पत्थर 2 टन से भारी, इतना दकीक फुट किया गया कि छुरी भी दरमियान नहीं घुस सकती। यरूनी सफ़ेद चमकदार पत्थरों की तह सूरज की रोशनी को आईने की तरह मुनकिस करती थी जो मीलों दूर से भी चमकती नजर आती थी। इसकी चारों तरफें सच्चे शुमाल की तरफ बिल्कुल दुरुस्त हैं, जो फल्कियात में उनकी गहरी दानिशमंदी को जाहिर करती है। मैं भी नई पोशीदा राहें दरियाफ्त हो रही हैं जो हमारे इल्म को दोबारा लिख रही हैं। ये कदीम दुनिया का वाहिद बाकी उजूबा है, इंसानी ज़हानत और कमाल का सबसे बड़ा सबूत। गीज़ा के मैदान का सबसे मशहूर मुहाफ़िज़ अजीम स्फिंक्स, जो तकरीबन 4500 साल पहले बनाया गया। ये फ़िरौन खुफरी का चेहरा रखता है और अहरामों की हिफाजत करता है। स्फिंक्स का जिस्म शेर जैसा और सर इंसान जैसा है। ये ताकत और हिकमत की अलामत है जो सहरा की रीत में अब भी खड़ा है। तुतमुस चहारुम ने ख्वाब देखा कि अगर वो रीत साफ करे तो तख्त मिलेगा। उसने स्फिंक्स को खोद कर निकाला और मिस्र पर हुक्मरानी की। रेडार स्कैन से पता चला है कि स्फिंक्स के नीचे मुमकिना तौर पर खुफिया चेम्बर्स और टनल्स मौजूद हैं जो अभी तक खोदे नहीं गए।
इतालवी साइंसदानों फिलिप्पो बियोंडी और उनकी टीम के SAR स्कैन्स में गेजा के नीचे एक दूसरा स्फिंक्स और बड़ी ज़ेरे ज़मीन मेगा स्ट्रक्चर के आसार मिले हैं जो इंसानी तारीख बदल सकते हैं। स्फिंक्स और गेजा का पूरा कॉम्प्लेक्स आज भी राजों से भरा है। जदीद टेक्नोलॉजी हमें बता रही है कि हमने अभी सिर्फ सतह को देखा है। पुरानी सल्तनत के ज़वाल के बाद तकरीबन 2050 कब्ल मसीह में दरमियानी सल्तनत का आगाज़ हुआ। ये बहाली का दौर था जिसने मिस्र को दोबारा ताकतवर और खुशहाल बनाया। इस दौर में अदब का सुनहरी ज़माना आया। कहानियाँ, शेर और हुकूमती दस्तावेज़ात लिखी गईं जो आज भी हम तक पहुंची हैं। मरकज़ी हुकूमत मजबूत हुआ, फ़नून लतीफ़ा और फ़न तामीर में नई बुलंदी हासिल की गई। नूबिया और लियोन तक तिजारत बढ़ी। आम लोगों को भी अच्छी कब्र मिलने लगी। वो मानते थे कि अच्छे आमाल से वो दूसरी दुनिया में खुश रहेंगे। फ़िरौनों ने सरहदों को महफूज किया और नई फतूहात की। मुआशरा पहले से ज़्यादा मुनज़्ज़म और खुशहाल हो गया। दरमियानी सल्तनत मिस्र की बहाली का दौर था जो नया सल्तनत के अजीम दौर की बुनियाद रखने वाला था। दरमियानी सल्तनत के बाद तकरीबन 1550 कब्ल मसीह में नया सल्तनत शुरू हुआ। हिक्सुस हमला आवरों को निकाल बाहर करने के बाद मिस्र एक ताकतवर सल्तनत बन गया। फ़िरौन अहमूस अव्वल ने हिक्सुस को शिकस्त दी और मिस्र को दोबारा मुत्तहिद किया। ये नया सल्तनत का बाकायदा आगाज़ था। इस दौर में फ़न तामीर और फ़ौज दोनों में नई ताकत आई। फ़िरौनों ने बड़ी बड़ी फतूहात की और सल्तनत की सरहदें बढ़ाईं। नूबिया, लियोंट और मशरिक़ वस्ता तक फ़ौजी मुहिमात की गईं। सोना, हाथी दांत और कीमती सामान मिस्र में बहता चला आया। इस अजीम दौर में ख़वातीन भी ताकतवर बने। हतशीप्सुत जैसी मलका ने मुल्क को खूबसूरत और मजबूत बनाया। नया सल्तनत मिस्र की तारीख का सबसे शानदार और ताकतवर दौर था। एक ऐसा एम्पायर जो दुनिया पर हुकूमत करता था। नया सल्तनत के अजीम दौर में एक खातून ने तारीख बदल दी। मलका हतशीप्सुत जो मिस्र की सबसे कामयाब खातून फ़िरौन बने और मर्दों की तरह हुक्मरानी की। अपने सोतेले बेटे थतमुस्सौम की बजाय खुद तख्त पर बैठी। उन्होंने खुद को मर्द फ़िरौन का रूप दिया और मुल्क को खूबसूरत और मजबूत बनाया। उन्होंने मिस्र के सबसे खूबसूरत मंदिर बनाए। दैरुल बहरी का ये शानदार टेम्पल आज भी उनकी याद दिलाता है। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी पंट की तिजारत थी। वहाँ से कीमती सामान लाकर मिस्र को अमीर बनाया और मईशत को मजबूत किया। उनकी मूर्तियाँ और मुजस्समे, वो एक माँ, एक मलका और एक अजीम हुक्मरान थी। हतशीप्सुत ने साबित किया कि एक खातून भी मिस्र जैसे अजीम सल्तनत को बेहतरीन तरीके से चला सकती है। उनकी कहानी आज भी हैरत अंगेज है। हतशीप्सुत के बाद नया सल्तनत में एक और इनकलाब आया। फ़िरौन अम्नहोतप चहारम ने अपना नाम अखीनातन रख लिया और मिस्र की हज़ारों साल पुरानी मजहबी रिवायात बदल दी। अखीनातन ने सिर्फ एक खुदा, सूरज की डिस्क इतन की इबादत का हुक्म दिया। वो पहले फ़िरौन थे जिन्होंने एक खुदा की पूजा की और पुराने देवताओं के मंदिर बंद कर दिए। उनकी मलका नेफरटीती दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत समझी जाती थी। इन दोनों ने एक नया फ़न पारे ईजाद किया जो पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ और इंसानी था। उन्होंने नई दारुल हुकूमत अम्मारना बनाई और पुराने देता आमून के मंदिर तबाह कर दिए। ये मिस्र की तारीख का सबसे बड़ा मजहबी इनकलाब था। नेफरटीती ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि सियासी तौर पर भी बहुत ताकतवर। कुछ मुवर्रिखीन कहते हैं कि वो भी फ़िरौन की तरह हुक्मरानी करती थी। लेकिन ये इनकलाब ज़्यादा देर नहीं चला। अखीनातन और नेफरटीटी की मौत के बाद लोगों ने पुराने देवताओं को वापस बुलाया और उनकी यादगारों को मिटाने की कोशिश की। अखीनातन की मौत के बाद एक छोटा सा लड़का तख्त पर बैठा।
توت عنخ آمون جو صرف 9 سال کی عمر میں فرعون بنا اور پرانے دیوتاؤں کو واپس لایا۔ اس نے اخیناتن کے انقلاب کو ختم کیا، پرانے مندر دوبارہ کھولے اور آمون کے دیوتا کو واپس عزت دی۔ مصر ایک بار پھر پرانی روایات پر لوٹ آیا۔ وہ ایک کمزور لڑکا تھا جس کی حکومت میں مشیروں نے ملک چلایا، لیکن اس کی قبر نے اسے دنیا بھر میں مشہور بنا دیا۔ میں جب اس کی خبر ملی تو دنیا حیران رہ گئی۔ اندر سونے کے خزانے تھے جو 3000 سال سے چھپے ہوئے تھے۔ اس کا سنہری ماسک جو خالص سونے کا بنا ہے اور لاجواب جمال رکھتا ہے، آج بھی دنیا کے سب سے مشہور آثار میں سے ایک ہے۔ توت عنخ آمون کی کہانی ایک لڑکے کی ہے جس کی موت کے بعد بھی وہ مصر کی سب سے مشہور شخصیت بن گیا۔ اس کی قبر نے قدیم مصر کے رازوں کو زندہ کر دیا۔ توت عنخ آمون کے بعد نیا سلطنت میں سب سے طاقتور فرعون آیا، رامسس دوم، جسے رامسس اعظم کہا جاتا ہے۔ اس نے 66 سال حکمرانی کی اور مصر کو ایک عظیم سلطنت بنایا۔ وہ ایک عظیم جنگجو تھا۔ قدیش کی لڑائی میں ہٹائیوں کی بڑی فوج کے سامنے اس نے اکیلے لڑائی لڑی اور مصر کی فتح یقینی بنائی۔ اس نے سینکڑوں مندر بنائے اور اپنی فتوحات کی کہانیاں پوری دیواروں پر نقش کرا دی۔ مصر اس کے دور میں سب سے زیادہ طاقتور تھا۔ رامسیس نے 1 سے زیادہ ملکائیں رکھی، لیکن نفرٹاری اس کی سب سے پیاری تھی۔ اس کے لیے اس نے ابو سمبل میں الگ مندر بنایا۔ اس کی مورتیاں اور مجسمے آج بھی مصر بھر میں کھڑے ہیں۔ وہ خود کو خدا کہلاتا تھا اور لوگ اسے زندہ دیوتا مانتے تھے۔ رامسیس اعظم کی حکمرانی مصر کے سنہری دور کی آخری چمک تھی۔ اس کی موت کے بعد بھی اس کی یادگاروں نے اسے امر بنا دیا۔ فرعونوں اور اہراموں کے پیچھے قدیم مصر کی اصل کہانی عام لوگوں کی روزمرہ زندگی تھی۔ نائل کے کنارے ان کی دنیا بہت منظم اور خوشحال تھی۔ عام لوگ کسان، کاریگر اور مزدور تھے۔ وہ صبح سویرے اٹھتے، نیل سے پانی لاتے اور فصل اگانے میں مصروف رہتے۔ ان کا کھانا سادہ تھا، روٹی، بیئر، سبزیاں اور مچھلی۔ عورتوں کا کام گھر سنبھالنا اور کپڑا بنانا تھا۔ بازاروں میں تجارت ہوتی تھی۔ لوگ سونا، ہاتھی دانت اور قیمتی سامان خریدتے بیچتے۔ معاشرہ طبقوں میں تقسیم تھا، لیکن سب نیل پر منحصر تھے۔ فرصت کے وقت لوگ سینٹ کھیلتے، کہانیاں سنتے اور موسیقی سنتے۔ بچے بھی کھیلتے کھیلتے کام سیکھتے تھے۔ یہ تھی قدیم مصر کی اصل روح۔ فرعونوں کی شان کے نیچے عام لوگوں کی محنت اور خوشیوں سے بھری زندگی۔ رامسیس اعظم کے بعد مصر کمزور پڑ گیا۔ یونانی پٹولمی خاندان نے حکمرانی کی۔ پھر آئی کلیوپیٹرا، 7ویں مصر کی آخری اور سب سے مشہور فرعون۔ وہ بہت ذہین، خوبصورت اور سیاسی طور پر ہوشیار تھی۔ اس نے مصر کو رومن امپائر سے بچانے کے لیے سیزر اور مارک اینٹنی سے اتحاد کیا۔ سیزر سے دوستی کی اور ایک بیٹا بھی پیدا کیا۔ پھر سیزر کی موت کے بعد مارک اینٹنی کے ساتھ اتحاد کیا۔ دونوں نے مل کر رومن فوج کے خلاف لڑائی کی، لیکن ایکٹیم کی جنگ میں ہار گئے۔ کلیوپیٹرا نے مصر کو بچانے کی آخری کوشش کی۔ آکٹیوین کی فوج جب الیگزینڈریا میں داخل ہوئی تو کلیوپیٹرا نے خود کو مار لیا۔ اس کے ساتھ قدیم مصر کی آزادی بھی ختم ہو گئی۔ قبل مسیح میں مصر رومن امپائر کا حصہ بن گیا۔ کلیوپیٹرا کی موت کے ساتھ 3000 سال پرانی قدیم مصری تہذیب کا اختتام ہوا۔ 3000 سال سے زیادہ پہلے کی یہ تہذیب اب بھی زندہ ہے۔ اہرام، سفنکس اور مندر آج بھی انسانیت کو حیران کرتے ہیں۔ یہ ہے قدیم مصر کی ابدی میراث۔ میں یہ تمام خزانے ایک جگہ جمع ہیں۔ دنیا بھر سے لوگ آ کر انہیں دیکھتے ہیں اور قدیم مصر کی عظمت کو محسوس کرتے ہیں۔
کہ جدید ٹیکنالوجی نے نئی راہیں اور خفیہ چیمبرز کھول دیے ہیں۔ SAR سکینز اور میون ٹوموگرافی سے ابھی بھی راز نکل رہے ہیں جو تاریخ بدل سکتے ہیں۔ نئی دریافتیں جیسے تھوتموس دوم کی قبر اور اہرام کے اندر نئے کوریڈورز ہمیں بتاتے ہیں کہ قدیم مصر کے بارے میں ہم ابھی بھی بہت کچھ نہیں جانتے۔ یہ میراث صرف پتھروں کی نہیں، انسانی ذہانت، فن اور عقیدے کی ہے۔ آج بھی لوگ اسے دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں اور سبق سیکھتے ہیں۔ گرینڈ سویپنگ، قدیم مصر کی یہ کہانی ختم نہیں ہوتی۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کتنا عظیم ہو سکتا ہے۔ دی نور اینشنٹ آرکائیو کی یہ سیریز آپ کو اس ابدی میراث سے جوڑتی ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی۔